जोहार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट की सीरीज में मैं वैसे प्रश्नों को करा रही हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और झारखंड जीके के हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 10 जुलाई है और आज से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है झारखंड जीके का, यानी जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 2 का। इसमें मैं टॉपिक वाइज टेस्ट ले रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है झारखंड का इतिहास। इसमें मैं मुंडा शासन प्रणाली, नागवंशी शासन प्रणाली, पढ़ा पंचायत, ढोकलो शोर, जातीय पंचायत, तो इस तरीके के जो शासन प्रणाली है यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। और 10 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगा और रात के 11 बजे तक लाइव रहेगा। कभी भी इस बीच में आप टेस्ट लगा सकते हैं, जब आपको समय मिले तब। तो इस टेस्ट में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे डिटेल्स शेयर कर दूंगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ टाइटल जहाँ लिखा हुआ है वहां पर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, तो आप वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पेड टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जिस परीक्षा से है वो है कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सीमित प्रशासनिक परीक्षा 2012 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो पहला प्रश्न है यहाँ तिलका मांझी से, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी कब? तो कब दी गई थी तिलका मांझी को फांसी? तो ये वर्ष 1785 ईस्वी। आपको झारखंड में जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, वो जितने भी झारखंड के विभूति हैं, जैसे जतरा भगत है, बिरसा मुंडा है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। देख रहे हैं आप बार बार कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिद्धू कान्हू से हो गया, तो अभी तिलका मांझी का पहला प्रश्न है। थोड़ा सा हम लोग तिलका मांझी के बारे में डिटेल में जान लें। कब जन्म हुआ था तिलका मांझी का? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ये जगह है भागलपुर जिला के अंतर्गत एक तिलकपुर गांव है, वहां पर तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ये संथाल जनजाति से थे। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि जतरा भगत जो है वो किस जनजाति से संबंधित हैं, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित है, या किस धर्म से संबंधित है। उसी तरीके से ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है। तो संथाल जनजाति से ये संबंधित है। 1783-85 ईस्वी में राजमहल का जो क्षेत्र है, झारखंड का उत्तर पूर्व का क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संथाल परगना प्रमंडल में है ये। यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध तिलका विद्रोह का नेतृत्व यही तिलका मांझी ने किया था। 13 जनवरी 1784 को 1784 को तिलका मांझी ने अपने तीर से अंग्रेजी सुप्रिंटेंडेंट, जिनका नाम था क्लीवलैंड, इनकी हत्या कर दी थी तीर से। तब से इनको स्थानीय पहाड़ी सरदार जिनका नाम था जौराह, ये सब नाम याद रखिएगा। जौराह जो था वो उन्होंने उनके भीतरघात के कारण क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों को जाकर के इनके बारे में जानकारी दे दी तिलका मांझी की कि वहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। तो तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो ये 1785 ईस्वी में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो भागलपुर में। और कई बार इस पेड़ के बारे में पूछा था, किस पेड़ पे उनको फांसी दी गई थी? बरगद के पेड़ पे, या आम के पेड़ पे, या कदम के पेड़ पे, ऐसे। तो आपको याद रखना है कि बरगद के पेड़ पे इनको दी गई थी। आज यह स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तो कितनी चीजें आपने जान ली एक ही क्लास में। आप सब पूछते हैं किताब का नाम, तो ये प्रयोजन पब्लिकेशन की किताब है, आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया आप देख रहे हैं। हर सेट में एक गैप करके एक सेट में जरूर ये क्वेश्चन आया है। 1995 में जैक का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे, और सूरज मंडल जो थे उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसका गठन जो था वो 7 अगस्त को स्वायत्त परिषद का गठन का मतलब प्रस्ताव था, अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हो गया था। अगला प्रश्न है कि यूल रूल जो 1856 ईस्वी में झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू हुआ था? यूल रूल लागू हुआ था कहां पर? संथाल परगना के क्षेत्र में। आपको याद होगा कि संथाल परगना में के क्षेत्र में जो एक जनजातीय विद्रोह, संथाल जनजाति का विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह इसके नाम से जाना जाता है। तो वो भी हुआ था 1855 ईस्वी के करीब में। कब? 1855 में। और यूल रूल कब लागू हुआ? तो ये भी 1856 में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो यही संथाल परगना का क्षेत्र था। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देख लें। जो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, अंग्रेज शासकों तथा उसके आधार स्तंभ जो थे कौन थे? जमींदार, साहूकार, इनके खिलाफ ये आंदोलन था।
इसे दबाने के लिए जो कंपनी शासन थी उसने प्रशासनिक व्यवस्था में हेर फेर किया, काफी सुधार किया। तो भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जिनका नाम था जॉर्ज यूल, इनकी सहायता से संथाल परगना के क्षेत्र के लिए एक नया पुलिस रूल लगाया गया, पुलिस कानून बनाया गया। ये वर्ष 1856 ईस्वी, और इसी कानून को क्या कहा गया, तो ये कहा गया यूल रूल। इस नियम के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था को लागू करके आम सहमति के आधार पे ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्ति दी गई। जो गांव का मुखिया होता था उसको पुलिस की शक्ति दी गई, और ग्राम में जो स्थानीय शासन प्रणाली थी, जैसे मैंने आपको बताया यार मैं शासन प्रणाली से प्रश्न पूछने वाली, तो जो स्थानीय शासन प्रणाली थी तो उसके बारे में, एक मिनट, आज चूंकि आज टेस्ट है ना तो बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं, कॉल मैसेज वगैरह। देखिए पेमेंट का, और ज़्यादा समय मेरा आजकल इसी में चला जा रहा है। हो एक मिनट, कल से मैसेज, एक मिनट, बस एक मिनट आप लोग रुक जाइए प्लीज़, एक मिनट। कल भी मैं क्लास ले रही थी इसलिए मैं इनका नाम सेव नहीं कर पाई। आज मैं सेव कर लेती हूँ, कहीं क्लास लेते लेते लेट ना हो जाए। ताकि नहीं तो परेशान हो जाएंगे ये। हाँ, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये कोडरमा में गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो कोडरमा में स्थित है। काफी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के, हो सकता है कि मैंने जो आपको पीडीएफ दिया हो उसमें हजारीबाग दिया हो, क्योंकि जब मैंने सर्च किया नेट और गूगल तो मुझे ये पता चला कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो काफी हद तक हजारीबाग के क्षेत्र में है, लेकिन जो आयोग है शायद कोडरमा को ही सही मानती है। तो आप कोडरमा और हजारीबाग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोडरमा यहाँ सही आंसर दिया हुआ है। आज देखिए मैसेज आता है ना, आपको मैं बता देती हूँ, जब टेस्ट में ऐड होने के लिए या नोट्स के लिए जब मैसेज आते हैं तो पेमेंट आ जाता है, और पेमेंट आने के बाद स्टूडेंट इंतज़ार करते हैं कि उनको कब ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो मुझे उसके लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, तुरंत उनके मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता है, तुरंत ग्रुप में ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे एकदम लगे रहना पड़ता है। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ऐसे तो जब से मैंने टेस्ट के बारे में बोला है तब से तो सभी छात्र ऐड हो ही रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र थे ना जो एकदम इंतजार कर रहे थे कि 10 जुलाई अगर टेस्ट होगा तो मैं 9 जुलाई को टेस्ट लूंगा। तो 9 जुलाई कल था, कल दिन भर टेस्ट के लिए आ रहा था कि हाँ मुझे टेस्ट में ऐड कर लीजिए, मुझे ऐड कर लीजिए, सबका पेमेंट रिसीव करना, सबको टेस्ट के बारे में डिटेल बताना, सबको ग्रुप में ऐड करना, तो एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो मेरा पूरा दिन उसी में लग गया, तो और लगातार मोबाइल में देखते देखते भी आंख में दर्द होने लगती है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे एक और फ़ोन लेना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन भी बहुत बिजी रह रहा है। अब मैं अनअकैडमी में भी ज्वाइन कर ले रही हूँ, तो मुझे 2 फ़ोन लेने पड़ेंगे। तो एक फ़ोन लेने का प्रोसेस चल रहा है, आजकल मैं उसको भी ले लूँगी। तो ये थोड़ा जितना वर्कलोड है या फिर एक फ़ोन पे जितना ये मतलब भार पड़ रहा है, तो ये 2 फ़ोन होने से भार कम हो जाएगा मुझे लगता है। अब देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जान लें। कोडरमा जिले में अवस्थित है। ये अभयारण्य जो है वो रांची पटना मार्ग पर कोडरमा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये अभयारण्य 177.35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची किस वर्ष आई थी। देखिए संथाली भाषा को ना 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है संविधान के। तो ये वहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो ये था वर्ष 2003 का। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने। और एक चीज और आप बताइए कि संथाल जनजाति की भाषा संथाली है, लेकिन इनकी लिपि क्या है, ये आप बताएंगे इसका आंसर, और उसके आविष्कारक कौन है, उस लिपि के बारे में और उस लिपि के आविष्कारक के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया है,
वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, ये इसके साथ साथ झारखंड की संथाली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन था। वर्ष कौन सा था? तो ये था 2003 का। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना शुरू हुई थी 2001 में। थोड़ा सा लोग डिटेल में देख लें। प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण करके आवागमन को सुगमता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है उसकी प्रारंभ की गई थी। तो पुल पुलियों का निर्माण करना था, क्योंकि गांव से जो जुड़ने वाला, प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले जो सड़कें हैं गांव से, तो उसके बीच में अगर कोई पुल पुलिया बनता है तो उसके निर्माण के लिए ग्राम सेतु योजना, ताकि मुख्य धारा से गांव को जोड़ा जा सके और गांव में भी विकास जो है वो उसकी, या फिर कोई ऐसी सुविधा। देखिए, गांव में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता था पहले, लेकिन जब से इस तरीके की योजनाएं या ऐसे सड़कें का निर्माण होने लगा है तो गांव से शहर की दूरी भी कम हुई है और आसान भी हो गया है आवागमन, और बहुत ही जल्दी सुविधा जो है वो गांव तक भी पहुंच रही है। अगला प्रश्न है कि ये सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत 1.5 करोड़ रुपए देती है। तो कितने करोड़ रुपए देती है? तो ये हो गया, इसमें से कोई नहीं है आंसर, क्योंकि 3 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित करती थी इसका झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को। ये 2012 में प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय का है। तो 20 फरवरी 2016 को बजट भाषण में विधायक फंड को 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 4 करोड़ कर दिया गया है। पहले 3 करोड़ मिलता था, लेकिन अब क्या है, अब विधायक फंड में 4 करोड़ रुपए आते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है, तो राज्य के सर्वांगीण विकास, यानी कि मुख्यमंत्री विकास योजना का मतलब होता है कि राज्य का सर्वांगीण विकास हो। अगला प्रश्न है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत हुई है 2009 को। इसका उद्देश्य है जो देश से आने वाले जो पर्यटक हैं जो झारखंड में आएंगे, उनके ठहरने का उचित इंतजाम करना। ऐसा नहीं कि वो आए और उनके ठहरने में दिक्कत हुई हो तो झारखंड का नाम खराब होगा। तो इसके लिए 2009 में स्टे स्कीम जो है वो लागू की गई थी, होम स्टे स्कीम इसको लागू की गई थी 2009 में। आईसीडी का संचालन डैश के माध्यम से किया जाता है। आईसीडीएस का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लें कि आईसीडीएस क्या होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो आईसीडीएस होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और ये आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इसको संपन्न कराया जाता है। आईसीडीएस अर्थात एकीकृत समन्वित बाल विकास सेवा 6 वर्ष की उम्र के बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। मतलब उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना, उनको पोषण उपलब्ध कराना और उनको शिक्षा व्यवस्था सही से दिलवाना। ये 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है ये स्कीम। आईसीडीएस एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, केंद्र के द्वारा है, राज्य सरकार का नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। 1975 से 76 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के समग्र विकास और मां के सशक्तिकरण के उद्देश्य से ये प्लान शुरू किया था आईसीडीएस का, और झारखंड राज्य में ये योजना समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट 5 रुपए जो है भोजन 5 रुपए प्लेट के हिसाब से, दर के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 15 अगस्त 2011 को ये योजना का नाम बदल के मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। ये योजना 2011 से शुरू हुई थी, लेकिन इसका नाम अब परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है?
तो झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ा करके 5,000 कर दी गई है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये झारखंड सरकार से संबंधित है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लें क्या है ये लाडली लक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने कब किया था? तो 15 नवंबर 2011 को किया था। 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत कर दी गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है वो प्रतिवर्ष 6,000 रुपए बालिका कन्या के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी। जो लड़की होगी तो उसको शुरुआत का जो 5 वर्ष है वो जमा करेगा सरकार, और 12वीं कक्षा के बाद वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कन्या के विवाह के लिए राज्य सरकार जो है इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 60,000 रुपए जो है वो देगी। तो ये हो गया लाडली लक्ष्मी योजना। शुरुआत कब हुआ था? 2011 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और देखिए निम्नलिखित में से झारखंड में कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया भी है पेशा कानून के बारे में। तो उसमें कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? तो ये है लेस्लीगंज। लेस्लीगंज झारखंड राज्य के कहां पर है? पलामू जिला में का एक प्रखंड है। ये पेशा कानून के अंतर्गत नहीं आता है। पेशा का फुल नेम होता है पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल्ड एरिया। 1996 में पारित किया गया ये कानून है पेशा कानून। इसके अंतर्गत लेस्लीगंज, क्योंकि ऑप्शन में बताना था कि कौन सा है, तो लेस्लीगंज जो ऑप्शन था वो इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होते हैं इनमें मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश राज्य सरकार के प्रधान और डीसी को संप्रेषण के द्वारा जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ये है डिविजनल कमिश्नर। आज हम लोग थोड़ा कम ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आज टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 10 जुलाई से। मैं कोशिश करूंगी कल से और सुबह जगने की, ताकि जल्दी क्लास ले सकूं। बहुत रात हो जाती है सोने में, तो सुबह लेट से नींद खुल रहा है तो क्लास लेट हो जा रही है। लेकिन कल से कोशिश करूंगी और जल्दी सुबह सुबह उठने की, ताकि सारे काम जो है वो सही समय पे हो जाया करें। आज हम लोग इसी थोड़े ही क्वेश्चन को लेंगे, बस इसी सेट के क्वेश्चन को लेंगे। डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण के द्वारा जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो यह है डिविजनल कमिश्नर। अगला प्रश्न है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान होते हैं मेयर। तो ये हो गया आज का। कल हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षण नियुक्ति परीक्षा जो 2012 में आयोजित की गई थी, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप देख रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो संभावना ये है कि जो भी मैं ये सेट करा रही हूँ आप लोगों को, तो उसमें आप लोगों का लगभग 10 क्वेश्चन जो होगा वो जरूर आ जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से। तो ये जो सीरीज आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का कुछ और भी लाभ है, जैसे कि आपको ये भी पता चलता है कि किस लेवल में क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड होते ही है क्वेश्चन, और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो ये भी आपको पता चलता है इसी रिवीजन वाले क्लास में। और बहुत ही जल्द जैसे ही ये वाला खत्म होता है, तो मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को एक तो करंट अफेयर्स का बहुत डिमांड है, करंट अफेयर्स कराऊँ, और दूसरा कि मैं चाहती हूँ कि जो टेस्ट मैं 10 जुलाई से ले रही हूँ, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर मैं कराऊँ, ताकि मेरे वैसे मित्र जो टेस्ट में ऐड नहीं हो पाए हैं किसी परिस्थिति के कारण, तो उनको भी सुविधा हो जाए, उस क्वेश्चन के बारे में पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या कैसा क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आ सकता है। तो मैं प्रयास करूंगी उसके क्वेश्चन आंसर भी कराने का। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।